जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी हरियाणा जीके पर 6 वीडियो होगी जिसमें हम मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पढ़े, उनके उत्तराधिकारी और जो तोमरों के पतन के बारे में पढ़ा। आज हम और मोहम्मद गौरी के आक्रमण पढ़ेंगे। जो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था वो मोहम्मद गजनवी से अलग था। मोहम्मद गजनवी का जिसमें उद्देश्य भारत से धन लूटना था, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत धन लूटना नहीं बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना। ये इसके दो मुख्य उद्देश्य थे मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी को पता था, अगर हम देखें जो हमारा भारत है वो पश्चिम की दिशा में है। अगर गौर से अगर पूर्व की तरफ जाएं, पश्चिम की तरफ जाएं तो जो वहाँ इस्लामी सत्ता थी वह बहुत मजबूत थी। वहाँ अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता था गौरी, इसलिए वे क्या करता है, वो पूर्व की तरफ बढ़ता है, यानी भारत की तरफ बढ़ता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और इसमें वो कामयाब भी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि 1163 में क्या होता है। 1163 में जो है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, वो क्या करता है, गौर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। कौन करता है? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। तो गौर पहले किसके अधीन था? गजनी के अधीन आता था, लेकिन अब क्या कर लेता है, क्योंकि गजनी के जो मोहम्मद गजनवी के जो उत्तराधिकारी हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते, और फिर क्या होता है, गौर है वो अलग प्रांत के रूप में अलग उभरता है। तो गौर है वो किसके अंडर में था? पहले गजनी के अंडर था, और गौर क्या करे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो भाई है इसका, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम का भाई, जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम और जिसे मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इसी का नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम का मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखो फ्रेंड, जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम है वो गौर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है, और अपने भाई है जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, जिसे मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यही है फ्रेंड जो मोहम्मद गौरी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये अपने भाई को दे देता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। ठीक है फ्रेंड, यानी ये जो क्षेत्र है गौर का क्षेत्र, ये जो मोहम्मद गौरी को किससे मिला है? अपने भाई से। ठीक है, तो भाई ने इसको ये क्षेत्र दिया है। फिर क्या करता है, गौर है वो तुर्कों या गजनीस के, पहले ये क्या होता था, गौर वो तुर्कों के स्वतंत्र गजनी के अधीन आता था। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या है,
1173 सन 1173 में जो है में जो गौर प्रदेश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था मोहम्मद गोरी को किसने दिया था, अब इसके भाई ने। और 1173 में इसके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो अब ये सारे फैसले जो गोरी है वो स्वयं ले सकता है। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ था, जो गौर है वो 1173 में हुआ, और यहाँ का फिर राजा बनाया जाता है मोहम्मद गोरी। ठीक है फ्रेंड, अब मोहम्मद गोरी क्या करेगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा। तो इस क्षेत्र के विस्तार के लिए ये जब मोहम्मद गजनवी से प्रेरित होता है कि जिस तरीके से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर बहुत सारा धन लूटा था, उसी तरीके से मैं भी भारत पर आक्रमण करूंगा और अपने क्षेत्र का विस्तार करूंगा। ठीक है, अब इसके आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला आक्रमण जो मोहम्मद गोरी है वो 1175 में मुल्तान के प्रति करता है, और ये इसका प्रथम आक्रमण है, और इस आक्रमण में इसका पहला सफल आक्रमण है। तो इसमें ये क्या होता है, सफल होता है और मुल्तान को अपने अधीन कर लेता है। फिर ये 1176 में सिंध प्रदेश को जीत लेता है, मुल्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। और फिर 1176 ईस्वी में किसको जीत लेता है, ये सिंध प्रदेश को जीत लेता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र हैं ये गौर के आसपास ही हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में मिला लेता है, मुल्तान को मिलाता है, फिर सिंध को, और जो 1176 ईस्वी में आक्रमण करता है। फिर क्या करता है, 1178 ईस्वी में ये क्या करता है फ्रेंड, पहले जो आक्रमण होते थे उस स्थलीय भागों से, जो खैबर दर्रा है वहाँ से होकर आते थे ये, लेकिन अब ये क्या करते हैं, गुजरात के रास्ते, समुद्र के रास्ते 1178 ईस्वी में आते हैं पाटन जो कि गुजरात में है। और पाटन पर ही जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसकी हत्या भी कहाँ हुई थी, पाटन में। ठीक है, और पाटन पर आक्रमण करता है जो कि गुजरात में है, और इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी पूरी तरह से पराजित होता है, यानी इसमें इसकी बुरी तरह हार होती है, किसकी, मोहम्मद गोरी की। और जो पाटन का जो शासक है वो है फ्रेंड भीम द्वितीय है। और जब मोहम्मद गजनवी पाटन पर आक्रमण करता है गुजरात पर, जब कौन था फ्रेंड, भीम प्रथम था, अब कौन है, भीम द्वितीय, और जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो माँ थी, विधवा थी, जो कि नायिका देवी, ये दोनों क्या कर रहे थे, युद्ध के सेना नायक के रूप में लड़ रहे थे, और इस तरीके से क्या होती है, इनकी जीत होती है भीम और उसकी माता नायिका की, और इसमें बुरी तरह से हार जाता है मोहम्मद गोरी। फिर जो क्या करता है मोहम्मद गोरी, फिर ये अपने क्षेत्र में चला जाता है, फिर ये तैयारी करता है अपने गौर प्रदेश में, और फिर ये आक्रमण करता है भारत के पाकिस्तान के पेशावर में। और ये सन था फ्रेंड 1179, और 1179 में किसको जीत लेता है, ये पेशावर को। और फिर 1181 में ये लाहौर पर आक्रमण करता है, और लाहौर को अपने अधीन कर लेता है मोहम्मद गोरी। और फिर 1179 में किसको जीतता है, ये है पंजाब के बठिंडा को, पंजाब के बठिंडा को अपने अधीन कर लेता है। अब
इसे बठिंडा जीतने के बाद गुप्तचरों के माध्यम से जो चौहान वंश के राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सूचना मिलती है, तो ये फिर होता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है फ्रेंड, तो 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन के क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है, और ये करनाल में है। तो इसके तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से साथ देते हैं, जिसमें हांसी के गोविंद राय, गढ़वाल जो गढ़वाल के राजा हैं जयचंद, और इनके नाना हैं अनंगपाल, जो कि जिन पे है दिल्ली। ठीक है, वो क्या करते हैं, वे पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं और इसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको याद रखना है ये किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। जिसे राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दे रहे होते हैं हांसी के जो राजा हैं गोविंद राय, और जो कन्नौज का क्षेत्र है वहाँ है गढ़वाल वंश के राजा हैं जयचंद, और एक इनके नाना है जिनके पास दिल्ली का क्षेत्र है अनंगपाल। वो क्या करते हैं, तीनों पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं, और इस तरीके से वे क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। और राय जो मोहम्मद गोरी है वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर फिर अपने गौर प्रदेश में लौटता है। ठीक है फ्रेंड, गौर प्रदेश में फिर लौट जाता है, और इसी पर एक ये वहाँ डिमोटिवेट होता है। ये इतना डिमोटिवेट होता है कि यह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अपने साथ में ये जहर की शीशी ले लेता है, और लेकिन इसे एक मोटिवेट मिलता है कि एक पत्थर पर एक चींटी चढ़ रही होती है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे सरजियों ने बताया था बचपन में कि एक चींटी है वो पत्थर पर चढ़ रही होती है। वो क्या करती है, गिरती है फिर चढ़ती है, यानी ये अपने इस पत्थर पर ये 99 बार असफल रहती है चढ़ने पर, लेकिन ये जो 100वीं बार क्या हो जाती है, चींटी चढ़ जाती है। इससे जो गोरी है वो बहुत ही प्रभावित होता है कि ये चींटी तो जो 99 तक बार जो हारी नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बार हारा हूँ। तो इससे बहुत प्रेरित होता है और फिर युद्ध के लिए तैयारी करता है। और इस युद्ध के बाद इसने जो मोहम्मद गोरी ने एक काम किया था वो भी याद रखना है। इसने जो उसके अमीर थे, इसके जो शासन में अमीर थे, उनको दंडित करने का काम किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। यानी उसने अमीरों को दंडित किया था इस युद्ध के बाद। क्योंकि धन से अमीरों ने इसकी सहायता नहीं की। ठीक है, अगर इसकी धन से अमीर इसकी सहायता करते तो ये सेना को और मजबूत बनाता, और ज़्यादा सेना लेता। तो इससे क्या किया कि इन पर बहुत क्रोधित हुआ और इन्हें अमीरों को दंडित किया। और कहते हैं कि अगर 1 वर्ष तक अपने घर वालों से भी नहीं मिला, इतना ये अपसेट हो चुका था मोहम्मद गोरी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। फिर ये तैयारी करता है युद्ध के लिए, और फिर वहाँ देखें तो पृथ्वीराज चौहान है वो अपनी पार्टी कर रहा है।
पार्टी में किस किस को बुलाता है, क्योंकि ये युद्ध में सफल हो गए थे, तो पार्टी में मिलाता है, ये बुलाता है ये अपने सैनिकों को। अपने सैनिकों को बुलाता है पार्टी में, और जो सगे संबंधी हैं वो आते हैं इसकी पार्टी में, और ये जो इसके राजा साथ देते हैं सगे संबंधी, जो इसके नाना हैं वो भी आते हैं। राजा जयचंद हैं वो आते हैं, और जो आसी के क्षेत्र से गोविंद राय, जो इसका मित्र है गोविंद राय, वो भी गोविंद राय आता है। तो इसमें जो राजा जयचंद है वो आपको स्टोरी सुनी होगी, ये अपने साथ में पार्टी में ये अपनी पुत्री को भी लेकर आता है। पुत्री का नाम है संयोगिता। तो ये अपनी संयोगिता पुत्री को लेकर आता है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान होते हैं। तो इनकी पुत्री को देखते हैं, बहुत ही प्रभावित, मन ही मन में इनके प्रति प्रेम हो जाता है और इनसे शादी करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये अपने नाना के पास जाते हैं, नाना से कहते हैं कि नाना, मुझे जो जयचंद की पुत्री है संयोगिता, उससे शादी करनी है। तो इससे नाना है वो मना कर देते हैं, और फिर पृथ्वीराज मन में ही सोचते हैं, नाना तो कुछ दिन के हैं, मुझे तो अपनी पूरी लाइफ बितानी है, मैं तो संयोगिता से ही शादी करूँगा। ठीक है फ्रेंड। और क्योंकि शादी नहीं कराना चाहते, क्योंकि इसका जो वंश है फ्रेंड जयचंद का, वो बहुत निचला है, ये इंटर कास्ट की मैरिज होती, इसलिए नाना मना कर देते हैं। तो इसमें जो आगे देखें, फिर जो चले जाते हैं, पार्टी ख़त्म हो जाती है। जो संयुक्ता है ये भी पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन पसंद करने लगती है, और फिर जो जयचंद है एक स्वयंवर का आयोजन कराते हैं। वो सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते, और उसे दरबारी के रूप में उनकी एक मूर्ति बनाकर आगे लगा देते हैं उनका शोषण करने के लिए, क्योंकि ये बातें थोड़ी बहुत जयचंद को पता चल गई थी। तो सभी राजा हैं वो जो संयुक्ता आती है वो किसी के भी गले में, यहाँ जो बैठे हैं वो किसी को भी माला नहीं पहनाती है। वो जो दरबार के आगे लगा रखी थी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, उस पर अपनी वरमाला चढ़ा देते हैं, और तो इससे जो राजा आते हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ये तो इससे प्रेम कर रही है। तो वहीं जो पृथ्वीराज चौहान आते हैं वो कहते हैं, वो संयुक्ता को वहाँ से उठा ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ी स्टोरी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आगे देखें, जब कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो ये इतने प्यार में बहुत ही लीन हो जाते हैं। वे कहते हैं कि चाहे प्रलय आ जाए, मुझे कुछ, अपने सैनिकों से कहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतने प्यार में ये अंधे हो जाते हैं सुयोग्यता के। फिर क्या होता है कि वहाँ देखें तो मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए तैयारी कर रहा होता है। इसमें जो एक पत्र भी भेजा जाता है, किसके द्वारा? जयचंद के द्वारा। किसको? मोहम्मद गोरी को। वो कहता है कि आप आएँ और पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध करें, उन्हें युद्ध में हराएं। तो मोहम्मद गोरी सोचता है कि कोई इनकी चाल है, क्यों अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ये मेरी शायद मिलकर सर्विस कर दें, इससे वो नहीं कह जाता। लेकिन जयचंद दोबारा लेटर भेजते हैं, उसमें कहते हैं कि वे मेरी पुत्री को उठा कर ले गए हैं, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो इससे गोरी इस बात पर यकीन करते हैं कि कोई भी जो बाप है अपनी बेटी की झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा, और इसलिए फिर ये मौका देखते हैं कि ये ही सही टाइम है कि जयचंद भी इनका साथ देगा। तो ये 1192 में आक्रमण के लिए भारत आते हैं। फिर और वहाँ देखें तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो संयुक्ता के प्यार में डूबा हुआ है। तो वहाँ एक सेनापति आता है
और राजा के पास आता है कि राजा इस गोरी को छोड़िए और उस गोरी को संभालिए, क्योंकि नाम मोहम्मद गोरी है। तो ये कहते हैं कि इस गोरी को छोड़े। मोहम्मद गोरी फिर वापस युद्ध के लिए आ गया है। तो फिर गोरी जो पृथ्वीराज चौहान है युद्ध के लिए तैयार होते हैं। वो अपने दोस्तों को लेटर पहुंचवाते हैं, जयचंद। और अगर जयचंद तो इनके साथ कट्टर शत्रुता हो गई थी, ये तो नहीं। अपने नाना से कहते हैं, नाना भी मना कर देते हैं कि तूने मेरा कहना नहीं माना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। सिर्फ एक गोविंद राय ही इनका साथ देते हैं। जब फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और इसको बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाकर इसको सिरसा ले जाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बंदी बनाकर इसको कहाँ ले गए थे? सिरसा। और कहते हैं कि इसकी आंखें फुटवा दी थी पृथ्वीराज चौहान की। और चंद्रबरदाई जो इसका पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि और मित्र है, वो कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान को शबद बाण आता है। शबद बाण का अर्थ होता है फ्रेंड, जहाँ आप बोलेंगे वहीं बाण को छोड़ देता है पृथ्वीराज चौहान। इसके लिए मोहम्मद गोरी को, ये झूठी कहानी है फ्रेंड, लेकिन आप इसको थोड़ी ही देख लें क्योंकि इसकी प्रूफ नहीं है कि ये सच्ची है, ये झूठी है। क्योंकि और ये जो चंद्रबरदाई हैं वो कहते हैं गोरी के जाकर कि अगर आप जहाँ बोलेंगे शबद से, जो पृथ्वीराज चौहान है वो शबद बाण से वहीं तीर छोड़ देते हैं। तो इससे देखना चाहते हैं, एक आयोजित किया जाता है, एक आयोजन इसके लिए। तो आयोजन करते हैं तो इसमें जो क्या है, जो चंद्रबरदाई है वो शब्दों में एक दोहे के रूप में पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि इतनी गज इतनी दूरी पर है गोरी, तो उसको शबद छोड़, मतलब ऐसी बोलते हैं। और समझ जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ बैठे हैं गोरी, क्योंकि उनकी आंखें तो फुड़वा दी गई थी। तो वे गोरी पर तीर मारते हैं और गोरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसने चंद्रबरदाई ने लिखा है, लेकिन ये असत्य है क्योंकि 1100 और फिर चंद्रबरदाई क्या है, ये अपने को भी मार देता है। पहले पृथ्वीराज चौहान का गला काट देता है और खुद फिर मर जाता है। और कहते हैं कि चंद्रबरदाई एक ही दिन इनका जन्म हुआ और एक ही दिन इनकी मृत्यु हुई। लेकिन ये कहानी झूठी है, क्योंकि अगर आप आगे की युद्ध देखेंगे 1194 का चंद्रावर का युद्ध, उसमें गोरी जयचंद को हराता है और बहुत से आक्रमण करता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड, जो चंद्रबरदाई है ने इतिहास लिखा है इसके बारे में, ये झूठा है। ठीक है फ्रेंड, आपने कहानी पर नहीं जाना है, बस थोड़ी बहुत ही पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे अब देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी इसमें हार जाता है, मृत्यु हो जाती है। और अब इसके जो आगे के जो आक्रमण है गोरी के, एक 1194 का आक्रमण है जो किसके खिलाफ, जो कि जिसे कहा जाता है चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर जो कि किसके खिलाफ था? राजा जयचंद के, क्योंकि जयचंद ने इसका साथ नहीं दिया था। बुला तो यहाँ लिया था लेकिन साथ नहीं दिया, तो इससे क्रोधित होकर ये जयचंद पर आक्रमण करते हैं, जयचंद को ख़त्म कर देते हैं। फिर अगर आप देखें फ्रेंड, तराइन में 2 युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए, लेकिन एक 3 युद्ध माने जाते हैं। तराइन में 3 युद्ध हुए थे। तीसरा युद्ध अगर देखें तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। ये भी आप याद रखना कि तीसरा युद्ध तराइन का किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और यल्दौज के बीच में। और यल्दौज देखें, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ससुर हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनके बीच में हुआ था ये युद्ध। जो तराइन है फ्रेंड, यहाँ चावल की बहुत बड़ी मंडी लगती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तराइन में कौन सी मंडी लगती है? चावल की, बहुत बड़ी मंडी है चावल की। और मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, ये अपने दासों को ही संतान मानता था। इसके 2 प्रसिद्ध दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी।
वैसे तो इसके कई दास थे, यल्दौज भी इसका दास था और भी दास थे। तो ये आपको याद रखने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। तो ये जब मरता है तो अपना शासन जो किसको देकर जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। और जो इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलाया था, भारत में एक सिक्का चलाया। तो इस सिक्का बहुत बार पूछा जाता है। तो इसने सिक्के पर, आपको पता होगा कि सिक्के पर 2 पट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो एक तरफ तो इसने माता लक्ष्मी की जो पिक्चर थी वो छपवाई थी, और एक तरफ क्या था, इस्लामी कलमा। ठीक है। इस्लामी कलमा बोले तो ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये चीज़ें किसने लिखवाई थी, मोहम्मद गोरी ने। फिर अगर इसका आक्रमण देखें, अंतिम आक्रमण मोहम्मद गोरी का, वो था फ्रेंड खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने भी लड़ा था, जिसमें खोखरों को इसने हरा दिया था, लेकिन ये इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है। पता नहीं हारा था या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो और इसके बारे में एक बात है फ्रेंड, क्योंकि खोखरों ने एक झूठी अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मद गोरी मारा गया है। ठीक है। इसी को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद गोरी ने इनके विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है। और फिर लास्ट में 1206 में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है फ्रेंड। और बाद में शुरू होता है फिर दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में से सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है फ्रेंड। अब देख लेते हैं थोड़ा हम बख्तियार खिलजी के प्रति, क्योंकि बख्तियार खिलजी के बारे में हम दिल्ली सल्तनत में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं बना था, ये बंगाल का शासक बना था। तो बख्तियार खिलजी ये किसका दास था, तो ये था फ्रेंड ये मोहम्मद गोरी का दास था। और इसने क्या किया था फ्रेंड, बंगाल को जीता था। और बंगाल को किस तरह जीता था फ्रेंड, ये सिर्फ 20 नमक व्यापारी बनकर लक्ष्मण सेन के, वहाँ का राजा था लक्ष्मण सेन, उसके दरबार में गया था। नमक का व्यापारी बनकर 20 अपने जो योद्धा को साथ लेकर इसके दरबार में गया और वहाँ आक्रमण कर दिया, और लक्ष्मण सेन डरकर भाग गया वहाँ से, और इस तरह बंगाल पर अधिकार कर लिया था बख्तियार खिलजी ने। और एक इसके बारे में लक्ष्मण सेन का एक दरबारी कवि है, वो बहुत बार ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसके वो था फ्रेंड जयदेव। ठीक है। और जयदेव ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जो बार बार एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो ये जयदेव किसके दरबारी कवि हैं, लक्ष्मण सेन के, और इसने पुस्तक लिखी थी फ्रेंड गीत गोविंद। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। और जो बिहार की नालंदा और विक्रमशिला थी, उनको नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा और एवं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने किया था, नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। और इसने नेपाल को जीतने के लिए नेपाल पर आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ से वो बुरी तरह हार गया था, और इस तरह बख्तियार खिलजी ख़त्म हो गया था। ठीक है फ्रेंड। और इसके बारे में ज़्यादा इतिहास नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।